प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ न्यूज़ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन है ये कि बिंदु a, 0 और 0, b और 1, 1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b बराबर 1। देखते हैं ये क्वेश्चन, देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले जो आपको एक त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं उसमें एक त्रिभुज बना लीजिए और कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए 0, b और ये है 1, 1। इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए, बी और सी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। आपके लिए सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1। ये आपने सिद्ध करना है। अब देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। तो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए आपको क्या करना है। ये कोऑर्डिनेट है, इसको छोटी सी ट्रिक है, इसको जरा समझ लीजिए। कहीं से भी यहाँ पर ये जैसे त्रिभुज का कोऑर्डिनेट है, इसमें कहीं से भी वहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करती है एक तरफ से। यहाँ पर हमने लिख दिया a, 0 और 0, b और है 1, 1 और अगला है हमारा जो शुरुआत में लिखा हमने वही एंड में लिख दीजिए। अब जो है इसका क्षेत्रफल आपने निकालना है, तो ठीक है लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए और इसका मल्टीप्लाई इधर करिए। जो x कोऑर्डिनेट है उसका इस y के साथ, इस x का इस y के साथ और इस x का इस y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, a का गुणा b से करेंगे तो आएगा ab प्लस इसका गुणा इससे करेंगे हो जाएगा 0 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे ये हो जाएगा 0 माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसने करना है, इसका इससे करना है और इसका इससे करना है। तो 0 का 0 से करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, b का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे। ठीक, तो बनेगा ये 0, v का इधर करेंगे प्लस v और इसका इधर से करेंगे तो प्लस a, इस तरीके से। अच्छा, अगर ये त्रिभुज एक बार हम सवाल को पढ़ लेते हैं। संरेख है, ये क्या रखा है, संरेख है। तो यहां पर लिखेंगे, नोट करके यहां लिखते हैं हम कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तब, अगर 3 बिंदु संरेख हैं तब उन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज निर्मित होगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तब एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर 0। संरेख का मतलब है कि तीनों के तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है। तो रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, इस वजह से चौड़ाई हो जाएगी उसकी 0 और लंबाई होने के कारण उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0, क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0 बराबर 1/2, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b। इस दो को इधर 0 कर दीजिए, 0 बराबर ए बी माइनस a माइनस b। अब इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर ए बी। अब दोनों तरफ ए बी से भाग करने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग करेंगे तब क्या होगा, इसके LHS में दोनों पदों में ए बी से भाग करना है और इसके RHS में भी ए बी से भाग करना है। तो यहाँ से a से a खत्म हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, ए बी से ए बी, तो यहाँ बचेगा 1/b प्लस 1/a बराबर 1। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी क्रम में हम आगे का 2 क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है
दो ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं, दो शंकु हैं लंबवृत्तीय समान ऊंचाई के, उनके आधार की त्रिज्या R1 और R2 है। ठीक, उन्हें गलाकर समान ऊंचाई का एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया था। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या √R1 की घात 2 प्लस R2 की घात 2 बटा 3 है। तो ये आपने सिद्ध करना है। क्वेश्चन है इसमें कि दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, एक शंकु ये बना लीजिए और इतनी ही ऊंचाई का एक शंकु ये बना लीजिए। इसकी त्रिज्या है मान लीजिए R1 और इसकी त्रिज्या है मान लीजिए R2। अब इन दोनों को गलाकर ये बनाया गया है इस तरीके से। तो इसकी त्रिज्या है R और ये जो है सिद्ध करना है कि R जो है √R1 की घात 2 प्लस R2 की घात। ठीक, इस क्वेश्चन में दो शंकु हैं, एक शंकु ये है, इसका रेडियस है R1 और एक शंकु ये है, इसका रेडियस है R2। ये अलग अलग त्रिज्या के दो शंकु हैं, पर इनकी जो ऊंचाई है वो समान है। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई समान है दोनों। अगर ये h है तो ये भी h है। अब इन दोनों त्रिभुज शंकुओं को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है वही इस बेलन की ऊंचाई है h। तो आपने सिद्ध करना है कि इस बेलन का जो रेडियस होगा वो इतना होगा R1 की घात 2 प्लस R1 की घात 2 बटे 3 का अंडर रूट। ये आपने सिद्ध करना है। तो इस तरह के अगर कोई सा भी क्वेश्चन है कि इसको और इसको पिघलाकर किन्हीं दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को पिघलाकर कोई अन्य चीज़ अगर बनाई जा रही है तो आपने उसमें एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ पिघलाई जा रही है उसका आयतन और जो बाद में बन रही है उसका आयतन बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे दोनों शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। दोनों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। तो इसकी रेडियस R1 है तो हम ये लिखेंगे प्लस दूसरे वाले का 1/3 पाई R² H। ठीक, अब जो बेलन होता है उसका जो आयतन होता है वो होता है पाई R² H। ठीक, अब आपने देख रहा होगा यहां से और यहां से पाई और H कॉमन है, तो यहां पर बचा 1/3 R1 की घात 2 प्लस यहां पर बचा 1/3 R2 की घात 2। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं पाई H और R की घात 2। इसको हमने अलग कर दिया। अब पाई H से पाई H खत्म। अब इसके लिए और हम ठीक करके लिख सकते हैं R1 की घात 2 प्लस R2 की घात 2 बटा 3 और बराबर R²। अब हमारे लिए R का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया R² बराबर R1 की घात 2 प्लस R2 की घात 2 बटा 3। R बराबर √R1 की घात 2 प्लस R2 की घात 2 बटा 3 है और यही हमारे लिए सिद्ध करना था। इसमें हमने देखो क्या करा था, समझे जरा ध्यान से। एक हमारे लिए एक शंकु था, उसकी त्रिज्या थी R1, ठीक, उसकी ऊंचाई थी H। एक दूसरा शंकु था, इसकी त्रिज्या थी R2 और इसकी ऊंचाई थी H। अच्छा, इन दोनों को गलाकर या पिघलाकर एक शंकु मतलब बेलन बनाया गया है और इसकी भी ऊंचाई H है और इसकी रेडियस है R। तो ये आपने सिद्ध करना है कि R का वैल्यू इसके बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, इसको और इसको पिघलाकर ये बनाया गया तो इन दोनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। तो यहाँ पर भी ये लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। बेलन का आयतन होता है पाई R² H। यहाँ से पाई और H कॉमन था तो हमने ले लिया और यहाँ से पाई H से पाई H खत्म कर दिया। तो ये बचा R1 की घात 2 बटा 3
और r2 की घात 2/3, इन दोनों को मिलाकर हमने ऐसे लिख दिया और ये r की घात 2 के बराबर। अब हमें यहाँ से r की घात 2 का वैल्यू निकालना है, तो इस तरीके से इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे और यही हमको सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है तुम्हारा इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है आपको और इस तरीके से एक लाइन दे रखी है और ये तुम्हारा P पॉइंट और ये है तुम्हारा Q पॉइंट और ये है तुम्हारा R पॉइंट और ये T और ये S, और उसमें आपने रखा है उसने कि एंगल P बराबर है, ये दिया है एंगल P बराबर है एंगल RTS के। आपने सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। देखिए ये हमें एक ट्रायंगल दे रखा है PQR और इसके अंदर एक RST एक ट्रायंगल ये दे रखा है। अब इसमें क्या कर रखा है उसने कि एंगल P का मान इस एंगल का मान इस एंगल के बराबर है, इस एंगल का मान इस एंगल के बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि RPQ समरूप है RTS के, आपको ये सिद्ध करना है। तो कोई भी दो त्रिभुजों को अगर आपको समरूप करना है तो उनके संगत किन्हीं भी तीन चीजों को बराबर कर दो। उसमें दो कोण हो सकते हैं, एक भुजा हो सकती है, तीनों कोण हो सकते हैं, तीनों भुजाएं हो सकती हैं, दो भुजा एक कोण हो सकता है। इस तरीके से कोई भी तीन चीज को हम बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज RQP तथा त्रिभुज RST में हमें क्या करना है, हमने इस वाले त्रिभुज का बड़े वाले का नाम पहले दिया है और इस वाले का नाम बाद को दिया है। तो पहले जो भी डाटा लिखा जाएगा इस त्रिभुज का लिखा जाएगा, उसके बाद इस त्रिभुज का डाटा लिखा जाएगा। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम लिखेंगे एंगल P बराबर है एंगल STR के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है। अच्छा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला कोण उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों में एक जैसा है। तो हम लिखेंगे एंगल QRP बराबर एंगल TRS। ये क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब एक नियम और याद रखना है कि यदि किसी दो त्रिभुजों के कोई से भी दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी अपने आप उसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल PQR बराबर है एंगल TSR। इस तरीके से हमने इन तीनों कोणों को इसके बराबर कर दिया। तो अब यहां पर लिखेंगे हम अतः त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक नियम है, इसमें जो जो हमने बराबर किया है उसको लिखना है एंगल एंगल एंगल। इस तरीके से हमने इसमें एंगल 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 का कंसेप्ट लगाकर इसको हमने समरूप सिद्ध किया। यदि ये और ये त्रिभुज, यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। यदि ये वाला और ये वाला त्रिभुज समरूप है तो हम यहाँ पर इसके लिए एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ये भुजा बटा ये भुजा बराबर होगी ये भुजा बटा ये भुजा बराबर होगी ये भुजा बटा ये भुजा। और बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज RPQ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज RTS। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट का भी कहीं कहीं सवालों में यूज करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक,
इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे का हम सवाल देखते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 87, tan 88, tan 89। ठीक, सवाल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इसका तुम्हें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और ऐसे करके tan 89 डिग्री तक इसको लेके गए और इस पूरे का इसको मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसमें देखो आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे, 45 के इधर के या 45 के इधर के चेंज करने हैं हमें, कोई सा भी एक। तो हम देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89 इंटू tan 90 माइनस 88 इंटू tan 90 माइनस 87 और ऐसे चलता जाएगा। ये लिखेंगे tan 45 और ऐसे चलता जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, tan 87 और tan 88 और tan 89। अब देखिए आपने एक सूत्र याद रखना है, नोट करके मैं यहाँ लिखता हूँ, tan 90 माइनस थीटा जो बराबर होता है वो होता है cot थीटा के, और cot थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1/tan थीटा के। आपने इस सूत्र को याद रखना है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। तो हम एक एक करके इन दोनों फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं cot 89, cot 88, cot 87 और ऐसे चलता जाएगा, tan 45 और ऐसे चलता जाएगा, tan 87, tan 88, tan 89। अब cot थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/tan 89, 1/tan 88, 1/tan 87 और ऐसे चलता जाएगा ये भी, और tan 45 और ऐसे चलता जाएगा, ये आएगा tan 87, tan 88, tan 89। अब क्या करना है आपको, आप tan 89 से tan 89 काट सकते हैं, tan 88 से tan 88 काट सकते हैं, tan 87 से tan 87 काट सकते हैं, tan 86 से tan 86 काट सकते हैं, tan 85 से tan 85 काट सकते हैं। ऐसे ये सारे कट जाएंगे, कौन रह जाए यहाँ का, tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1। इस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा और tan 45 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 और यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। इस सवाल में ये लिखा है कि 2 इंटू कॉस 58 डिग्री बटे साइन 32 डिग्री माइनस √3 इंटू कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री
बटे tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 75 डिग्री। इसको सरल करना है। तो इसको सरल करने का देखो क्या कंसेप्ट है। अगर cos और sin ऐसे यहाँ लिख रहा है, यहाँ पर अगर जो भी लिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो दोनों यदि आपस में पड़ोसी हों और इन दोनों का योग अगर 90 हो तो वहां पर हम 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक जगह 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये इसमें एक जगह इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखो क्या करना है, यहाँ पर इसको करना है, इसको बदल दो या इसको बदल दो। तो मैं ऊपर वाले को बदलता हूँ, ये लिख रहा हूँ cos 90 माइनस 32 बटा sin 32 माइनस √3। अब मैं इसको बदल दूं या इसको बदल दूं, तो मैं इसको बदलता हूं, ये हो जाएगा cos 90 माइनस 52 इंटू cosec 52 बटा tan, इसको बदल देता हूं मैं 90 माइनस 75 और tan 60 और इंटू tan 75। ठीक, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब आपके लिए एक सूत्र याद रखना है, नोट में करके लिख दे रहा हूं, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा के। और आपने एक बात ये ध्यान रखना है कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक ये सूत्र इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर भी ये ध्यान रखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। तो यहाँ पर आप लिखें कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब ये सवाल बहुत आसानी से हम कर लेंगे। तो इसकी जगह देखो लिखते हैं हम 2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin थीटा बट्टा sin थीटा, थीटा की जगह 32 है तो यहाँ लिखेंगे 32 और इंटू sin 32 माइनस √3 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा का बराबर होता है और थीटा का वैल्यू 52, तो यहाँ हो जाएगा sin 52 इंटू cosec थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec थीटा का ये सूत्र है, आप जरा ध्यान रखेंगे, sin थीटा, और थीटा की जगह 52 है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/sin 52। cosec थीटा के लिए 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ये cosec जो थीटा है इसके लिए 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा की जगह 52 है तो यहाँ पर 1/52 लिख दिया। ठीक, बटे tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है तो ये हो जाएगा cot थीटा और थीटा का वैल्यू है 75 डिग्री और इंटू tan 60 और इंटू tan 75। ठीक, अब इस वाले से ये खत्म, यहाँ पे बचा 2 माइनस का, sin 52 से sin 52 खत्म। अब देखो क्या बचा, ऊपर बचा √3 बटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan 75 और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इंटू tan 75। tan 75 से tan 75 खत्म, इससे ये खत्म, यानी कि यहाँ बचा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपके लिए 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। हमें देखो इसमें करना क्या था, इसमें कुछ फार्मूले थे त्रिकोणमिति के, वो आपने ध्यान रखने थे कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं और cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। हमने इस वाले को बदल दिया और यहाँ पर लिख दिया cos 90 माइनस 32 तो ये हो जाएगा sin 32, ये आ गया। अच्छा, इसको हमने cos को बदल दिया तो इस तरीके से यहाँ sin 52 आ गया। अच्छा, cosec 52 था तो हम इसको 1/sin 52 लिख सकते हैं, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक सूत्र लगाया tan 90 माइनस 75 का, तो ये हो जाएगा cot 75 और cot 60 का, tan 60 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है √3 होता है, तो ये हमने इसको नहीं चेंज किया और इसको हमने ये इसको ऐसे ही रहने दिया। अब cot 75 को हमने 1/tan 75 लिख दिया, यहाँ से cot बराबर 1/tan, √3 से √3 खत्म और इस वाले tan से इस वाला tan खत्म, तो यहाँ पर बचा 1 और 2 इधर पहले से चले तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 उत्तर आया इसका।
इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 के लिए ये वाला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। √3 है, यहाँ पर संख्यात्मक वैल्यू बदल सकती है। √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। इसमें तो कोई सा भी एक संख्या आपको देकर इससे पूछ सकता है। अच्छा, वर्गमूल में कोई भी अगर संख्या लिख रही है और अगर वो पूरी की पूरी बाहर नहीं आ पा रही है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर वर्गमूल से पूरी की पूरी संख्या बाहर निकल जाती है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं और उनको देखो क्या करना है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस √3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और फिर इस पर परिमेय संख्याओं के जो ऑपरेशन है उसको लगाते हैं। अगर ये उन ऑपरेशन को सही साबित करते हैं तो ये परिमेय संख्या मानी जाएगी। अगर वो जो ऑपरेशन है उनको ये गलत साबित करते हैं तो ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। इस सिद्धांत का हम इसमें उपयोग करते हुए इस सवाल को सिद्ध करते हैं। ठीक, तो यहां लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने ये पहले मान लिया कि ये एक परिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं के ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन लगाने के बाद यदि वो सत्य आते हैं तो ये परिमेय संख्या होगी, अगर ये असत्य आते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होगी। तो ठीक है, हम इसको लगाते हैं। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P/Q, और Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, अच्छा, P और Q जो है लिखेंगे यहां, जहां P तथा Q दो सह अभाज्य संख्या है। P और Q यहाँ पर दो सहअभाज्य संख्या हैं। कहने का मतलब है इनका P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा। वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका HCF यानी कि मासा 1 होता है। कहने का मतलब है कि इन P और Q में केवल एक ही ऐसी संख्या इन दोनों को काट सकती है, बाकी कोई नहीं काट सकती। इस वजह से ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो हम क्या काम कर रहे हैं, इसको फिर दोबारा लिख रहे हैं, √3 बराबर P/Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, √3 बराबर P/Q, इसकी घात 2 और इसकी भी घात 2, ये तो हो जाएगा 3 बराबर P²/Q²। अब क्या काम करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, मतलब इस वाले को इधर पहुंचा दो और इस वाले को इधर पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा Q की घात 2 बराबर P की घात 2/3। अब यहाँ पर एक आपको नियम सीखना है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। कहने का क्या मतलब है, जरा समझते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 16, ये 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, तो ये 16 2 से विभाज्य हो रहा है, पूरा को पूरा 8 बार कट रहा है, तो ये जो 4 का वर्ग ही तो 16 है, तो ये 4 भी ये 2 से विभाज्य होगा। कहने का ये मतलब है, यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। ये नहीं, 9 का वर्ग जो होता है हमारे पास 81 होता है। अब 81 3 से पूरा पूरा विभाज्य 27 बार जाएगा, तो ये 9 भी 3 से विभाज्य होगा, चाहे कितनी भी बार कटे। ये है नियम, तो हम इस चीज को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ लिखते हैं P²
3 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब पी भी 3 से विभाज्य होगी। पी स्क्वायर, यहाँ देखें पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पी स्क्वायर को 3 से भाग कर रहा हूं तो क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगी। तो जब मैं पी को 3 से विभाज्य करूंगा तो मान लिया ये सी बार कट रहा है, पी को 3 से विभाज्य करूंगा तो ये सी बार मान लिया कट रहा है। ठीक, दोनों तरफ पुनः वर्ग कर दो, करने पर ये क्या हो जाएगा, p की घात 2 बट्टा 3 की घात 2 बराबर c की घात 2। तो ये हो जाएगा p की घात 2 बराबर 9 बराबर c की घात 2। अब हम यहाँ पर फिर लौटेंगे, p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो p स्क्वायर का वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो 3q स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ लिखना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये 3q स्क्वायर बट्टा 9 बराबर c स्क्वायर। यहाँ लिखना चूंकि पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3 इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस 3 से इधर को काट दो 3 बार, यानी कि q स्क्वायर बट्टा 3 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखो फिर वही बात बताना चाह रहे हैं, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। इस भाषा में लिखते हैं, q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तब q भी 3 से विभाज्य होगा। q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर हमने देखा था कि p 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है, यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं अतः p तथा q दोनों 3 से विभाज्य हैं। p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं। हम यहाँ पर हमने माना था, शुरुआत में हमने माना था कि p और q दोनों सहभाज्य संख्या हैं, यानी कि इन दोनों को काटने वाला केवल और केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य, यानी कि 3 भी p और q को काट सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने शुरू में गलत मान रखा है, इस वजह से हो रहा है ये, क्योंकि हमने √3 को परमेय संख्या मान लिया है। लेकिन अगर √3 परमेय संख्या होती तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि √ अपरमेय संख्या है, इस वजह से यहाँ ये विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः p तथा q में हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ लिख देना ब्रैकेट में 3 से विभाज्य, ये विरोधाभास पे प्राप्त होता है हमारे लिए, 3 से विभाज्य है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तब हम ये कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको संख्या बदल सकती हैं, लेकिन ये सवाल 10वीं के 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार तैयार कर लेना। अगला जो सवाल है वो ऊंचाई और दूरी से है। एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात
पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। ठीक, इस तरह का सवाल देखो करते हैं। मैं इसका पहले चित्र बनाता हूं। देखो यहां पर मान लो ये पुल है, पुल, और ये नदी का तल है, और यहां से कोई गाड़ी नाव चल रही है इस तरीके से, यहां से कोई ऐसे करके नाव चल रही है ऐसे करके। अब यहां से इस पुल का उन्नयन कोण देखा गया। उन्नयन कोण जो होता है, जैसे मान लो ये एक क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा से अगर कोई ऊपर उठ के देख रहा है तो वो उन्नयन कोण होगा। ये क्षैतिज रेखा है, इससे अगर नीचे को कोई झुक के देख रहा है तो वो अवनमन कोण होगा। तो इसने ऊपर को देखा है। अब ये वाली नाव यहां से चली कितनी देर, 4 मिनट, 4 मिनट के लिए चली, 4 मिनट के लिए चली, और थोड़ी देर बाद ये आ गई यहाँ पर ऐसे करके, और फिर इसका जो उन्नयन कोण बना वो हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर था 30 डिग्री। अब कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और समय लेगी। तो इस सवाल को ले हमें इसके लिए सॉल्व करना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और समय लेगी। 4 मिनट में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और समय लेगी। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। तो आपने क्या करना है, इस पुल की ऊंचाई को मान लो h, और यहां से यहां तक की दूरी निकालना है हमें। इसका नाम और दे रहे हैं हम A, B, C और D। ठीक, अब देखिए यहां पर, यहां से शुरुआत करेंगे हम। माना नाव की चाल बराबर x मीटर प्रति मिनट। यहां पर तुम नाव की चाल को मीटर प्रति सेकंड में भी मान सकते हैं, मीटर प्रति घंटे में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में भी नाप सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में नापेंगे तो इस 4 मिनट को सेकंड बनाना पड़ेगा। किलोमीटर प्रति घंटे में नापेंगे तो इसके लिए आपको किलोमीटर बनाना, मतलब किलो घंटा बनाना पड़ेगा, सॉरी, और इसके लिए किलोमीटर। तो आप ये मीटर प्रति मिनट बनाइए, किसी को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप पहले तो ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना दूरी चला। तो निकालेंगे हम DC, दूरी DC बराबर, समय लग रहा है 4 मिनट, तो एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यदि मुझे यहां से समय निकालना हो तो ये आएगी दूरी बट्टा चाल। इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर ले आओ, तो समय ये आ गया। इस वाले का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, केवल दूरी वाले का करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से यहाँ तक की दूरी DC निकालनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति मिनट, और इसकी कितनी है 4 मिनट। मैं इसका मात्रक सहित लिखता हूँ, x मीटर प्रति मिनट और इंटू 4 मिनट। मिनट से मिनट खत्म, यानी कि 4x दूरी आई, 4x मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आई वो 4x आई। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यहाँ पर नोट कर दो, 4x। अब आपको ये वाली दूरी निकालनी है x के टर्म में, और वहां से फिर समय निकाल लेंगे। ठीक, तो हम पहले इस वाले त्रिभुज में आते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में आने के लिए त्रिभुज का नाम लिखें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये एंगल है, एंगल के सामने होता है लंब और ये होता है आधार। तो हम लंब और आधार आता है tan में, लगाएंगे tan 60 बराबर h बट्टा आधार हो जाएगा BC। ठीक, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h इंटू BC। अब BC निकालना है हमें, तो इसको उधर का पहुंचा दो, h का वैल्यू निकालो, h बराबर √3 BC। इसको नाम दो समीकरण नंबर 1। अब इस वाले पूरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, त्रिभुज ABD में, ABD में
ई एंगल है, एंगल के सामने लंब और ये पूरा आधार। लिखेंगे tan 30 बराबर h बटा आधार हो जाएगा 4x प्लस ये 4x प्लस ये, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4x प्लस BC। ठीक, आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 4x, ये CB, तो 4x प्लस CB। ठीक, अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बट्टा √3 और h का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है √3 BC बट्टा 4x प्लस BC। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका इधर कर देना, मैं यहाँ करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस BC बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 BC। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और BC तो BC। अब इस वाले को इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 BC माइनस BC बराबर 4x, 2 BC बराबर 4x और BC बराबर 2x। तो VC का जो वैल्यू आया वो आया 2x। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है, यानी कि आपको दूरी दे रखी है, मैं यहाँ करता हूँ, आपको दूरी दे रखी है कितनी 4x, सॉरी 2x दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है आपको x मीटर प्रति मिनट। तो आपके लिए समय निकाल सकते हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टी चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितनी है हमारी 2x और चाल कितना है x, तो x से x खत्म, यानी कि 2 मिनट। समय आया इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए नाप के लिए 2 मिनट अभी और चाहिए। ठीक, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक वृत्त का चौथाई भाग दे रखा है और उसका ये एक ट्रायंगल शेप में एक आकृति को अलग कर रखा है और उसने इस वाले क्षेत्र में छाया बना रखी है। इस बारे में ये इसमें लाइनिंग जिस क्षेत्र में खींची रखी है उस क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए देखो आप क्या करना है, पहले तो इस पूरे चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उस क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल रह जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो चौथाई वृत्त का होगा पाई r²/4, r यहाँ पर रेडियस है और यहाँ पर रेडियस कितनी है 3.5 की घात 2 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब, आधा लंब ये है और आधार ये है, तो यानी कि 2 गुणा 3.5। इसको सही करेंगे 22/7 पाई का वैल्यू और गुणा
3.5 गुणा 3.5 बट्टा 4 माइनस इस 2 से 2 खत्म 3.5। अब देखिए आप क्या करना है, इसको 7 से काटो, 7 पंजा 35 तो 0.5 बार कटेगा। इसे 2 से काटो, ये 11 बार कटेगा। तो 11 पंजा 55, एक के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा 3.5 बट्टा 2 माइनस 3.5। अब क्या करना है आपको, इसको काट दो किसी एक को, दोनों की गुणा कर दो। चलो 35 पंजा 175 का 5 हासिल 17 और 175 192 इतना है, और दशमलव लगेगा 2 के बाद यहाँ पर, और बट्टा 2 और माइनस 3.5। इसको 2 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दशमलव, एक बचा 6, 5 का 2 और एक बचा 5 और माइनस 3.5। 3.5 जाएगा तो ये बचेगा 6.125 और सेंटीमीटर की घात 2। इस तरीके से इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6.125।